हाँ जी, तो अगली एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास बच रही है वो है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स का हमने पहले भी नाम सुना है। अब पहले नाम कहाँ सुना है मैक्रोलाइड्स का? मैंने नाम सुना है कि मैंने बताया था माइसिन। माइसिन का मतलब मैक्रोलाइड्स भी हो सकता है और अमीनोग्लाइकोसाइड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आता है। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या, लास्ट में आते आते हर आदमी थक ही जाता है, तो क्लासिफिकेशन करने वाला भी थक गया। वो बोला कि भाई 14 मेंबर की रिंग, फिर बोला 15 मेंबर रिंग, फिर बोला 16 मेंबर रिंग, है ना। ऐसे ले जाओ तुम तो क्लासिफिकेशन, माथा बड़ी करो ही मत। फिर बोलेगा भाई इसमें भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दे दो, बात रह जाएगी। वो बोला नेचुरल, फिर बोला सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में कौन सी है इंपॉर्टेंट? एरिथ्रोमाइसिन। इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि एरिथ्रोमाइसिन इसमें है। ओलिंडोमाइसिन, एंड स्पोरियमाइसिन, है ना। सेमी सिंथेटिक की अगर बात करें तो रोक्सिथ्रोमाइसिन, साथ में डीरिथ्रोमाइसिन एंड फ्लोरिथ्रोमाइसिन। एक है क्लेरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन इज इम्पोर्टेंट, क्लेरिथ्रोमाइसिन इज इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट है। 15 मेंबर रिंग की बात करें, 15 मेंबर रिंग कहाँ गई? ये रही। 15 मेंबर रिंग की अगर बात करें, 15 मेंबर रिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है एजिथ्रोमाइसिन। 15 मेंबर रिंग में एजिथ्रोमाइसिन इज इम्पोर्टेंट। 16 मेंबर रिंग में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाम देख लेते हैं। जोसामाइसिन, रोकिटामाइसिन, स्पाइरामाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। मैक्रोलाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? एक्ट ऑन 50S राइबोसोमल यूनिट। 50S राइबोसोमल यूनिट, 50S राइबोसोमल यूनिट पे एक्ट करती है और बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। खास बात क्या है कि इसमें होती है लार्ज मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग। लार्ज मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग होती है। लार्ज मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग होती है जिसमें अटैच्ड होते हैं सुगर मोइटीज, है ना। इसकी वजह से टिश्यू पेनिट्रेशन बिकम्स गुड। लार्ज मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग होती है जिसमें सुगर मैट्रिक्स अटैच्ड होती है, जिससे टिश्यू पेनिट्रेशन गुड हो जाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं ड्रग ऑफ चॉइस ये किसकी है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ये एटिपिकल न्यूमोनिया, एटिपिकल न्यूमोनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। मेटाबॉलिज्म इसका हिपेटिक, एक्सक्रीशन थ्रू बाइल। ये अल्टरनेटिव की तरह भी यूज होती है। किसमें? पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट, पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट में भी अल्टरनेटिव की तरह यूज होती है। इसका ड्रग इंटरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है एक के साथ। ड्रग इंटरेक्शन ये क्या है? CYP450 एंजाइम को इनहिबिट करती है।
CYP450 एंजाइम का इनिबिशन करती है, जिसकी वजह से लेवल्स जो है ऑफ थियोफाइलिन एंड वॉरफेरिन बढ़ जाते हैं। मैक्रोलाइड्स का इतना ही है। इसी के साथ साथ में हम एक और पढ़ लेते हैं, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन रिफाम्पिसिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रिफाम्पा साइन ग्रुप से आती है, वो एक इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये है एग्जाम में ट्रैप क्या आता है कि भाई ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में है या नहीं, फ्लोरोक्विनोलोन्स में है या नहीं है। तो भाई साहब ये फ्लोरोक्विनोलोन्स के इक्वल नहीं है, ये रिफाम्पामाइसिन है, रिफाम्पामाइसिन ग्रुप है, रिफाम्पामाइसिन ग्रुप में आती है ना। इसमें कुछ ड्रग्स के नाम है, वही है रिफाम्पिसिन। एक तो रिफाम्पिसिन है, या उसको रिफाम्पिन भी बोल देते हैं, एक ही ड्रग है ये। उसके अलावा रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन, रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन, रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन, ये कुछ नाम है ना। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग है फॉर ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस टीबी में सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग है। ये लिपोफिलिक इन नेचर होती है, लिपोफिलिक इन नेचर, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जब हम बात करते हैं इसके, तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है कि ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड होती है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड होती है, आरएनए सिंथेसिस को स्टॉप करती है, तो एमआरएनए बनना रुक जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा ही नहीं। तो ये क्या हुई, बैक्टीरिसाइडल। हमने बैक्टीरियोसाइडल प्रोटीन इनिबिशन करने वाली ड्रग पहले भी देखी है ना। कौन सी है वो, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, मतलब अमीकासीन, अमीकासीन बोल सकते हैं ना। केवल अमीकासीन नहीं है, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, टोबरामाइसिन, ये सारी बैक्टीरियासाइडल है जो कि प्रोटीन इनिबिशन करती है। तो ये, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, ये करती है आरएनए सिंथेसिस को स्टॉप, ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप नहीं करती है। मैं तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, लेकिन मैंने जस्ट रिवाइज करवाया कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने वाली एक बैक्टीरियासाइडल ड्रग थी, वो अमीनोग्लाइकोसाइड्स थी, लेकिन ये तो आरएनए सिंथेसिस को स्टॉप करती है भाई, रिफाम्पिसिन जो भी। यूजेस, अब अगर यूजेस की बात कर लेते हैं, तो यूज की हम बात करें तो सबसे पहले तो टीबी में डोट्स थेरेपी, डोट्स थेरेपी का रिजीम है, ये कभी भी अलोन यूज नहीं होती। वो क्यों, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से ये थेरेपी की रेजीम में यूज होती है। इसके अलावा लेप्रोसी में भी यूज होती है, लेप्रोसी में एमडीटी थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। एडीआर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, एडीआर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें ये यूरिन का कलर जो है वो रेड या ऑरेंज डिस्कलर हो जाएगा, यूरिन कलर रेड या ऑरेंज कर देती है। और केवल यूरिन का नहीं होता, इसी के साथ साथ में स्वीट, पसीना और टीयर्स का भी हो जाता है कभी कभी। सबसे पहले तो यूरिन है, फिर उसके बाद स्वीट, फिर टीयर्स, इन सब का डिस्कलरेशन कर देती है टुवर्ड्स रेड। इसका मेटाबॉलिज्म जो है
लीवर में होता है। तो इट वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर डिजीज। भाई मेटाबॉलिज्म में ही अगर वहाँ इश्यू हो रहा है तो ये दवाई तो परेशान करेगी ना, तो वहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये क्या करता है, CYP450 को इंड्यूस करता है, एंजाइम को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इसका रेजिस्टेंस क्यों आता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का म्यूटेशन हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज का म्यूटेशन होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस आ जाता है। तो हमने ये 2 ड्रग कंप्लीट कर लिया, रिफाम्पिसिन और मैक्रोलाइड्स।